हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, गुड इवनिंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रिपल सी वाईफाई स्टडी पर। आज की इस क्लास में आप सभी पढ़ेंगे रोम के बारे में। इससे पहले की क्लास में आप सभी ने रैम के बारे में समझा था। जैसा हमने आपको बताया था, मेमोरी को अगर हम देखें तो मुख्यतः दो प्रकार की होती है। एक आपकी प्राइमरी मेमोरी होती है जिसे आप इंटरनल मेमोरी भी कहते हैं। दूसरी आपकी सेकेंडरी मेमोरी होती है जिसे आप एक्सटर्नल मेमोरी भी कहते हैं। प्राइमरी मेमोरी को दो भागों में बांटा गया है, एक रैम होता है, दूसरा आपका रोम होता है। रैम के बारे में आपने कल की क्लास में पढ़ा था। आज हम समझेंगे रोम क्या होता है और इसके कितने टाइप होते हैं। रोम का मतलब होता है रीड ओनली मेमोरी, यानी इसमें लिखा हुआ डेटा केवल पढ़ा जा सकता है। इसमें जो भी डेटा लिखा होता है उसको हम केवल पढ़ सकते हैं, लिख नहीं सकते हैं, इसलिए इसको रोम कहा जाता है। और इसका यूज क्या होता है, देखिए आपके कंप्यूटर में एक सॉफ्टवेयर होता है जैसे हम बायोस कहते हैं। बायोस नाम का एक प्रोग्राम है छोटा सा। इस प्रोग्राम को रोम मेमोरी के अंदर रखा जाता है, ठीक है। और ये प्रोग्राम करता क्या है, हमारे कंप्यूटर सिस्टम को ऑन करने का काम करता है, यानी बूट करने का काम करता है। जैसे ही आप अपने कंप्यूटर सिस्टम की पावर को ऑन करते हैं तो सिस्टम आपका बूट होता है। अब बूट कैसे होता है, तो आपके रोम के अंदर ही बायोस नाम का एक छोटा सा प्रोग्राम होता है जो कि रोम के अंदर ही इंस्टॉल किया जाता है। और इस बायोस नाम के प्रोग्राम को फर्मवेयर भी कहते हैं, ठीक है। इसको फर्मवेयर के नाम से भी जाना जाता है। तो ये अपना काम शुरू करता है सबसे पहले, यानी यहाँ पर जो बायोस होता है इसके अंदर एक प्रोग्राम चलता है छोटा सा जिसको कहते हैं पोस्ट। पोस्ट का मतलब होता है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। पावर ऑन सेल्फ टेस्ट क्या करता है, आपके कंप्यूटर के सभी कंपोनेंट को चेक करता है। जब सभी कंपोनेंट चेक हो जाते हैं और सभी प्रॉपरली वर्किंग में होते हैं, तब जो होता है आपका बायोस क्या करता है, आपके कंप्यूटर की हार्ड डिस्क में जो ऑपरेटिंग सिस्टम पड़ा होता है उस ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करा देता है मेन मेमोरी के अंदर, यानी रैम के अंदर, ठीक है। ये काम होता है बायोस का। यानी रोम चिप के अंदर बायोस नाम का एक प्रोग्राम रखा गया है जो हमारे सिस्टम को ऑन करने का काम करता है। जैसे ही पावर ऑन करते हैं तो आपका रोम के अंदर जो बायोस नाम का प्रोग्राम है वो एक्टिवेट हो जाता है। और सबसे पहला प्रोग्राम यहाँ पर चलता है पोस्ट नाम का, जिसे हम पावर ऑन सेल्फ टेस्ट कहते हैं। जब पावर ऑन सेल्फ टेस्ट पूरे कंप्यूटर सिस्टम को चेक कर लेता है, सभी कंपोनेंट प्रॉपरली वर्किंग में होते हैं, तब बायोस क्या करता है, आपके कंप्यूटर की हार्ड डिस्क में रखे सॉफ्टवेयर यानी ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड कराता है मेन मेमोरी में और फिर आपका कंप्यूटर ऑन हो जाता है। इस क्रिया में थोड़ा सा टाइम लगता है, इसी को हम बूटिंग कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप ये समझेंगे कि जो हमारा रोम होता है ये होता कितने टाइप का है। मुख्यतः तीन प्रकार का रोम होता है। एक आपका पी रोम होता है जिसे हम प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी कहते हैं। दूसरा हमारा ईपी रोम होता है जिसे हम इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी कहते हैं। तीसरा आपका डबल ईपी रोम होता है जिसे इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी कहते हैं। अब इनमें अंतर क्या है, तो देखिए अगर हम सबसे पहले रोम की ही बात करें, रोम को हम बेसिकली एम रोम के नाम से भी जानते हैं। एम रोम का मतलब होता है मास्क रीड ओनली मेमोरी। यहाँ मास्क जो वर्ड है ये यूज किया गया है, मास्क रीड ओनली मेमोरी, यानी इस मेमोरी को मैन्युफैक्चरर ने बना दिया, बस ये रेडी हो गया। अब इसके अंदर कोई भी प्रोग्राम आप डाल नहीं सकते हैं, ना ही आप डिलीट कर सकते हैं। लेकिन जो आपका पीरोम होता है जिसे प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी कहते हैं, तो पीरोम को हम इसमें एक बार सॉफ्टवेयर को डाल सकते हैं। यानी पीरोम जो होता है इसमें हम एक बार प्रोग्राम डाल सकते हैं, बट इसके बाद में इसको डिलीट नहीं कर सकते हैं। देखो एक तो क्या होता है ना, रोम चिप बनाते समय मैन्युफैक्चरिंग के दौरान ही इसके अंदर प्रोग्राम डाल दिया जाता है, मीन इसके अंदर बायोस सॉफ्टवेयर डाल दिया जाता है मैन्युफैक्चरिंग के दौरान, ठीक है। वो आपका एम रोम होता है जिसे हम मास्क रीड ओनली मेमोरी कहते हैं। इसको मास्क कर दिया जाता है, ठीक है। अब इसमें दोबारा से प्रोग्राम आप नहीं कर सकते हैं और ना ही इसमें डिलीट कर सकते हैं। फिर क्या है आपका पीरोम, जिसे प्रोग्रामेबल बोला गया है, तो ये प्रोग्रामेबल होता है। यानी ये जो रोम चिप होगा, इस रोम चिप में आप प्रोग्राम को डाल सकते हैं, लेकिन एक बार डाल सकते हैं, दोबारा इसको ना ही डिलीट कर सकते हैं और ना ही इसमें कुछ डाल सकते हैं। फिर जो आपका टाइप है वो है ईपी रोम का। इसे इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी कहते हैं। यानी ये प्रोग्रामेबल तो है, साथ ही साथ इरेजेबल भी है। इसमें जो प्रोग्राम आपने डाल दिया है तो हम उस प्रोग्राम को इरेज भी कर सकते हैं, लेकिन इरेज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, अल्ट्रा वायलेट रेज का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अल्ट्रा वायलेट यानी परावैंगनिक किरणों के माध्यम से ही ये डेटा इरेज हो सकता है। फिर तीसरा है हमारा डबल ईपी रोम, तो इसे बोला गया इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ये जो आपका रोम था इसको हम इलेक्ट्रिकली इरेज कर सकते थे। अब ये थोड़ा आसान हो गया क्योंकि
यहाँ पर जो ईपीरोम था इसको परावैंगनिक किरणों के माध्यम से इरेज करना था, थोड़ा मुश्किल था, बट इलेक्ट्रिक के माध्यम से ही अब डेटा इरेज हो सकता है। वो चिप कौन सी है? हमारी डबल ईपीरोम है, ठीक है। तो इसका पूरा नाम होता है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इस मेमोरी को हम प्रोग्राम भी कर सकते हैं और इसके डेटा को इरेज भी कर सकते हैं, ये ध्यान रखना है। तो ये तो तीन मुख्यतः टाइप आपने समझे। अगर हम अब पीरोम की बात करें, जिसे हम प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी कहते हैं, तो यह रोम का एक प्रकार है जिससे बायोस से संबंधित सूचनाओं को केवल एक बार ही प्रोग्राम किया जा सकता है। इसमें बायोस को एक बार ही डाला जा सकता है, अतः एक बार प्रोग्राम करने के बाद इसे डिलीट या रिप्रोग्राम नहीं कर सकते हैं, जिसे हम पीरोम कहते हैं। इसके बाद अगर हम ईपीरोम की बात करते हैं, जैसा अभी हमने समझाया, सेम वही चीजें यहाँ लिखी गई हैं। यह एक विशेष प्रकार का रोम होता है जिसे परावैंगनिक किरणों के माध्यम से मिटाया जा सकता है, फिर से इन्हें प्रोग्राम किया जा सकता है। और इसके बाद में डबल ईपीरोम, जिसे हम इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी कहते हैं, यह रोम का एक प्रकार है जिससे इलेक्ट्रिसिटी की मदद से मिटाया जा सकता है और पुनः प्रोग्राम किया जा सकता है। यानी जो हमारा डबल ईपीरोम होता है, इससे हम इलेक्ट्रिकली मिटा सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं और दोबारा प्रोग्राम कर सकते हैं। तो मुख्यतः अभी आप रोम के बारे में तो समझ गए। अब देखो, दो चीजें आपने समझी, एक रैम समझा, दूसरा रोम समझा। रैम हमारे कंप्यूटर सिस्टम का जो प्राइमरी मेमोरी होता है उसका एक टाइप है रैम, है ना, और दूसरा आपका रोम है। रैम का मतलब होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। जैसा हमने बताया, जब भी हम अपने कंप्यूटर में कोई कार्य करते हैं, ठीक है, तो वो डेटा हमारा रैम के अंदर ही रहता है। तो रैम हमारा अस्थायी होता है, इसे हम वोलेटाइल भी कहते हैं, जबकि रोम हमारा स्थायी होता है, इसे हम परमानेंट भी कहते हैं। रोम के अंदर जो डेटा होता है वो डिलीट नहीं होता है, वो स्थायी होता है, ठीक है। अब दोनों का कार्य भी आप समझ चुके हैं। इसी के साथ साथ एक मेमोरी और आती है जिसका नाम है कैशे मेमोरी। इसको कैश मेमोरी भी पढ़ते हैं कई बार, वैसे इसका सही नाम है कैशे मेमोरी। अब ये कैशे मेमोरी से भी बहुत सारे सवाल बनते हैं आपके एग्जाम में। तो ये होता क्या है, देखिए, कैशे मेमोरी जो होती है, कैशे मेमोरी जिसे हम कैशे भी कहा जाता है, पूरक मेमोरी सिस्टम जो कंप्यूटर के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू द्वारा त्वरित प्रसंस्करण के लिए अक्सर उपयोग किए जाने वाले निर्देशों और डेटा को अस्थायी रूप से संग्रहित करता है। अब देखिए, जैसे मान लिया हमने कोई भी इंस्ट्रक्शन दिया सिस्टम को और प्रोसेसर उसको प्रोसेस कर रहा था, उसके बाद में अब दोबारा से हमने उसी डेटा के लिए फिर प्रोसेसिंग करवानी है, कोई फिर से हमने इंस्ट्रक्शन दिया सिस्टम को। तो क्या होता है, जब कोई इंस्ट्रक्शन हम देते हैं तो वो मुख्य मेमोरी से आगे बढ़ता है सीपीयू की तरफ, और मुख्य मेमोरी और सीपीयू के बीच में क्या लगा होता है, कैशे मेमोरी लगा होता है। तो मुख्य मेमोरी से जो डेटा सीपीयू तक जाता है, बीच रास्ते में क्या पड़ता है, कैशे मेमोरी पड़ता है, वो अपने पास उस डेटा को होल्ड कर लेता है। नहीं, जो डेटा प्रोसेस होने के लिए गया उसकी एक कॉपी कैशे मेमोरी ने अपने पास सुरक्षित कर ली। अब फ्यूचर में अगर कभी उसी डेटा को दोबारा से प्रोसेस करना पड़ता है या दोबारा से सीपीयू को आवश्यकता पड़ती है, तो वापस से सीपीयू क्या करेगा, रैम तक नहीं जाएगा, उस डेटा को कैशे मेमोरी से ही उठा लेगा। तो जब कैशे मेमोरी से डेटा को उठा लेगा तो आपके कंप्यूटर की स्पीड बढ़ जाएगी, क्योंकि एक्सेस स्पीड ज़्यादा होगी, है ना, क्योंकि डेटा जल्दी ही मिल गया। वैसे वो रैम तक जाता फिर डेटा को उठा के लाता, अभी क्या है, वो बीच रास्ते कैश में ही वो डेटा मिल गया, तो वहीं से उसने वापस से डेटा को उठा लिया। इसलिए बोला जाता है कि कैश मेमोरी फास्ट होती है, तेज होती है, क्योंकि इसमें रखा डेटा जल्दी एक्सेस हो जाता है, ठीक है, अगर हम रैम की तुलना में बात करें तो ये तो इसका मुख्य काम होता है कैशे मेमोरी का, ये डेटा को होल्ड कर लेता है। तो कैशे मेमोरी आल्सो कॉल्ड कैशे सप्लीमेंट्री मेमोरी सिस्टम दैट टेम्पररी स्टोर्स फ्रीक्वेंटली यूज्ड इंस्ट्रक्शन एंड डेटा फॉर क्विकर प्रोसेसिंग बाय द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट ऑफ अ कंप्यूटर। ओके, अब अगर हम देखें जो कैशे मेमोरी होता है वो तीन टाइप का होता है, ये बात भी ध्यान रखना। एक आपका L1 होता है जिसे लेवल 1 कहते हैं, एक L2 होता है जिसे लेवल 2 कहते हैं, और एक L3 होता है जिसे लेवल 3 कहते हैं। तो तीन लेवल का यहाँ पे कैशे मेमोरी होता है। तो L1, L2 और L3 कैश के बीच मुख्य अंतर यह है कि L1 कैश सबसे तेज कैश मेमोरी है। अब अगर आपसे पूछा जाए कि कैशे मेमोरी में सबसे फास्ट कौन सी है, तो L1 कैश सबसे फास्ट होती है, ठीक है, और L3 कैश सबसे धीमी मेमोरी होती है। L1 सबसे फास्ट, L3 सबसे धीमी, जबकि L2 कैश L1 से धीमी और L3 से तेज होती है। यानी सबसे फास्ट L1, उससे कम L2 और उससे कम L3 होती है।
कंप्यूटर में कैश एक तेज मेमोरी है, यह सीपीयू द्वारा अक्सर उपयोग किए जाने वाले डेटा को होल्ड करता है। बट जो कैशे मेमोरी होती है, चाहे वो L1 हो, L2 हो, L3 हो, ये तीनों ही रैम से फास्ट होती हैं, रैम से काफ़ी तेज होती हैं। और मुख्यतः यही सवाल आता है, L1, L2, L3 करके नहीं पूछता है, ये पूछता है कि निम्न में से कौन सी मेमोरी फास्ट होती है। वहाँ पर रैम हो सकता है, रोम हो सकता है, कैशे मेमोरी हो सकता है, या अदर कोई भी हो सकता है। तो वहाँ कैशे मेमोरी आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, सीपीयू कैश को सीपीयू में या किसी निकटवर्ती चिप पर बनाया जाता है। कथित तौर पर इसकी मेमोरी एक्सेस टाइम रैम की तुलना में 10 से 100 गुना तेज है। यानी जो आपका कैशे मेमोरी होता है, इसका जो एक्सेस टाइम है वो 10 से लेकर 100 गुना तेज होता है आपकी रैम से। ठीक है, और आपको पता है रैम भी बहुत फास्ट होती है, लेकिन उससे 10 से 100 गुना तेज होता है आपका कैशे मेमोरी। सीपीयू अनुरोध का जवाब देने के लिए केवल कुछ नैनो सेकंड की ही आवश्यकता होती है। जैसे ही सीपीयू ने अनुरोध किया, उसका रिस्पॉन्ड करेगा नैनो सेकंड के अंदर। रैम डेटा एक्सेस रीड ओनली मेमोरी और मैकेनिकल स्टोरेज डिवाइस जैसे हार्ड डिस्क और टेप से तेज है। यानी यहाँ पर जो आपकी एक्सटर्नल डिवाइस होती हैं, जो एक्सटर्नल स्टोरेज होती हैं, है ना, जैसे आपका हार्ड डिस्क हो गया, एसएसडी हो गया, इन सबसे फास्ट आपका रैंडम डेटा एक्सेस मेमोरी होती है, जो आपका रैम होता है। यानी जो रैम होता है वो आपकी हार्ड डिस्क हो गई, एसएसडी हो गई, इन सबसे फास्ट होती है, लेकिन रैम से फास्ट आपकी कैशे मेमोरी होती है, चाहे वो फिर L1 हो, L2 हो, L3 हो। और L1, L2, L3 में आप समझ चुके हैं, सबसे फास्ट L1 है, फिर L2 है और फिर L3 होती है। ठीक है, अब अगर हम ये देखें कि इनकी लोकेशन कहाँ पे होती है, भाई ये मेमोरी होती कहाँ पर है आपके सिस्टम के अंदर, तो L1 कैश या प्राथमिक कैश इसको हम बोल सकते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि प्राइमरी कैश मेमोरी कौन सी है, तो L1 होती है। ठीक है, इज एक्सट्रीमली फास्ट बट रिलेटिवली स्मॉल, ये बहुत फास्ट होती है लेकिन थोड़ा छोटी होती है, स्मॉल होती है, साइज में कम होती है बट फास्ट बहुत होती है। एंड इज यूजुअली एम्बेडेड इन द प्रोसेसर चिप एज सीपीयू कैश, और ये आपके प्रोसेसर के चिप पर ही लगा होता है। यानी जो L1 कैश होता है ना, वो प्रोसेसर में ही लगा होता है, जो कि बहुत फास्ट होती है लेकिन स्मॉल साइज में होती है, छोटी होती है। ठीक है, तो ये तो आप समझ गए। दूसरा जो आपका L2 कैशे मेमोरी होता है, ये जो होता है मेन मेमोरी और सीपीयू के बीच में लगी होती है। थोड़ा सा और समझाते हैं इसके बारे में आपको। जैसे कैशे मेमोरी के प्रकार की अगर हम बात करें, मैंने फिर से अलग यहाँ पे थोड़ा शॉर्ट में लिखा है, तो L1 यानी लेवल 1, ये कैश सबसे तेज होती है। L1 जैसे मैंने बताया सबसे फास्ट होती है, और यह प्रोसेसर के अंदर लगी होती है। बस इतना समझो कि प्रोसेसर जो होता है उसी के अंदर लगी होती है L1 कैश से। ठीक है, L2 कैश प्रोसेसर के बाहर आईसी चिप में होती है। ये प्रोसेसर के बाहर आईसी चिप में होती है, जो रैम एंड प्रोसेसर के बीच में होती है। तीसरा L3 कैश एक सेपरेट मेमोरी होती है, जो कि रैम से करीब करीब डबल स्पीड की होती है, और इस मेमोरी का साइज जो है वो 1 MB से लेकर 32 MB तक का हो सकता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो कैशे मेमोरी के बारे में आपने काफ़ी बातें यहाँ पर पढ़ी हैं, सीखी हैं, और यहाँ से काफ़ी प्रश्न बनते हैं आपके एग्जाम में, सो इसको ध्यान रखना है। बाकी देखो यहाँ पर एक डायग्राम दिया गया है सीपीयू और रैम और कैशे मेमोरी के बारे में। जैसा आपको पता, देखो यहाँ पर सेकेंडरी मेमोरी दी गई है, ये आपका सेकेंडरी मेमोरी है। यहाँ से कोई भी डेटा निकलता है वो आपका प्राइमरी मेमोरी में जाता है, मीन यहाँ रैम के अंदर वो जाता है। ठीक है, यहाँ से कोई भी डेटा निकलेगा तो कहाँ जाएगा, वो डेटा यहाँ इस मेमोरी से निकला और वो आ गया यहाँ रैम के अंदर, रैंडम एक्सेस मेमोरी के अंदर आ गया। अब यहाँ से डेटा निकलेगा, वो कहाँ जाएगा, आपका कैशे मेमोरी में जाएगा, कैशे मेमोरी में जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर प्रोसेसर के बाद जाता है। तो अक्सर यही सवाल होता है कि किस मेमोरी को एक्सेस करने में सबसे कम समय लगता है। तो भाई सीपीयू किस मेमोरी का डेटा जल्दी उठा लेगा, ये वाला कैश का जल्दी डेटा उठा लेगा, फिर रैम तक जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान रखना है कैशे मेमोरी को एक्सेस करने में सबसे कम समय लगता है। जैसा अब कैश के बारे में अगर आप डीपली समझेंगे, तो L1, L2, L3 कैश के बारे में मैं आपको समझाया, ये 3 टाइप का होता है। तो आज की क्लास में बस इतना ही रखेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको सारी बातें समझ आ गई होंगी। बाकी हम सेकेंडरी मेमोरी के बारे में नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।